डायरेक्टिव जो यूजेस था उसके हम बारे में मैंने बताया था, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था वो डायरेक्टिव होता है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, और हर पेज में आप लोग को डायरेक्टिव दिख ही रहा है। तो आज से ASP.NET के प्रैक्टिकल पार्ट की ओर मूव करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ASP.NET में कंट्रोल्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह आप लोग करते हो ये ASP.NEट के अंदर वो सारे कंट्रोल्स के माध्यम से ही करते हो। जैसे अगर मैं वेब पेज की बात करूँ तो वेब पेज क्या है, एक क्लास है। ASP.NEट के अंदर जो वेब पेज है वो एक क्लास है जो system.web.ui.page क्लास से इनहेरिट हुआ है। जब आप इसे रन करते हो तो IIS सर्वर पे रन होता है और इसके बाद वेब ब्राउज़र पे इसका रिजल्ट शो करता है। इसके पहले हम लोगों ने पेज लाइफ साइकिल पढ़ा और ये जाना कि पेज का रिक्वेस्ट कैसे सर्वर के पास जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे सिचुएशन, कैसे कैसे लाइफ साइकिल से होकर के गुजरता है, फिर वापस आउटपुट आता है। तो आज जानेंगे कि कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल कितने टाइप्स के होते हैं, और कुछ कंट्रोल के एग्जाम्पल भी देखेंगे प्रैक्टिकली, सो दैट कि अमित, आसिफ, A7 इनको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा कल से, है ना। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं और सबसे पहले नोट्स लिखवाते हैं कि कंट्रोल होता क्या है, इसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। ऐसे अगर मैं कंट्रोल का डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो मधु बताएगी। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या बता सकती है मधु? कंट्रोल परफॉर्म सम एक्शन। कंट्रोल एक्शन को परफॉर्म करता है। कंट्रोल्स को स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। जैसे रिएक्ट में एलिमेंट होता है ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल इन ASP.NET जैसे बटन कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है। तो बटन कंट्रोल क्या करता है ना, क्लिक को पुश करता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है। तो व्हाट इज कंट्रोल्स, सबसे पहले हेडलाइन क्या होगा, व्हाट इज कंट्रोल्स। स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोग को, मैं हेडलाइन लिखता हूँ, इसके बाद सब हेडिंग डालता हूँ, व्हाट इज कंट्रोल, ठीक है। या वाटर कंट्रोल्स लिख दें, डायरेक्टिव कंट्रोल एक नहीं है, कई सारे हैं। वाटर कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स क्या होता है, कंट्रोल्स आर अ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, विच इंक्लूड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स है ना, लिस्ट बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, etc। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को शो करता है। हम लोग अगर लिस्ट बॉक्स को यूज़ करें या चेक बॉक्स को यूज़ करें या टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करें तो बेसिकली GUI के लिए ही हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। द कंट्रोल्स है क्या, अ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। समटाइम्स यू कैन से दैट कंट्रोल दैट परफॉर्म सम एक्शन। अब हर टाइप के कंट्रोल है, चाहे जितनी भी टाइप के कंट्रोल्स हैं, सारे कंट्रोल्स अलग अलग टाइप के एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान के चलो, अभी मैंने यहाँ पे 3-4 टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम लिखा है और भी मैं आगे लिखूंगा। जैसे बटन कंट्रोल, इसका काम क्या है ना, क्लिक को पुश करना, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, यूजर इनपुट लेता है। लिस्ट बॉक्स क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को अलाउ भी करता है, दैट कैन बी सिलेक्टेड। एंड चेक बॉक्स क्या करता है, सिंगल चेक बॉक्स भी अलाउ करता है, मल्टीपल चेक बॉक्स भी अलाउ करता है, यानी मल्टीपल चेक भी कर सकते हैं, सिंगल चेक भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे कंट्रोल्स हैं ASP.NET में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। ASP.NEट में कितने टाइप्स के कंट्रोल्स होते हैं, ये बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसे पॉइंट आउट कर देता हूँ टाइप्स ऑफ कंट्रोल को। तो सबसे पहले जो कंट्रोल आता है वो है आपका स्टैंडर्ड कंट्रोल, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कंट्रोल है। इसके बाद है आपका डेटा वैलिडेशन कंट्रोल, जिसे वैलिडेशन कंट्रोल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका डेटा कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद है आपका नेविगेशन कंट्रोल, ठीक है, नेविगेशन कंट्रोल। और इसके बाद है आपका लॉगिन, ये भी कंट्रोल है ASP.NET के अंदर। वेब पार्ट्स, ठीक है, एजैक्स एक्सटेंशन कंट्रोल है ना, डायनेमिक डेटा कंट्रोल,
काफ़ी सारे कंट्रोल हैं, लेकिन इसमें से उतना ही कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं जितना हमें वेबसाइट को या वेब पेज को डिज़ाइन करने में ज़रूरत पड़ता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूजेज होते हैं कंट्रोल्स का वो होता है स्टैंडर्ड कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल और डेटा कंट्रोल। ये जो 3 कंट्रोल्स है ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ASP.NET वेब फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए और वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो चलिए स्टैंडर्ड कंट्रोल्स को सबसे पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंट्रोल में क्या ऐसा कंट्रोल है जो स्टैंडर्ड कंट्रोल के अंदर आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बटन, लिंक बटन, ठीक है, एंड इमेज बटन, ये जो टाइप है ये बटन कंट्रोल का टाइप है। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैंडर्ड कंट्रोल इन ASP.NET, जिसमें से बटन है। अब बटन के भी टाइप्स कई सारे होते हैं, टाइप्स ऑफ बटन कंट्रोल। और क्या क्या है, बटन है, लिंक बटन है और इमेज बटन है। आज ये तीनों बटन का आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि भाई ये जो 3 बटन है ये कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या बिल्कुल सेम बटन की तरह ही है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बटन क्या करता है, बटन का डेफिनेशन अलग, लिंक बटन का डेफिनेशन अलग और इमेज बटन का डेफिनेशन अलग। ये तीनों का मैं अलग अलग डिफाइन करता हूँ। उससे पहले कि मैं तीनों को एक बुलेट लिस्ट में शो कर देता हूँ। फर्स्ट बटन है, इसके बाद क्या है लिंक बटन और इसके बाद है आपका इमेज बटन। ये तीनों का काम है पुशअप करने का ही। अंतर बस इतना है कि बटन आपको नॉर्मल बटन की तरह दिखता है। लिंक बटन में क्या है कि बटन क्लिक के साथ साथ नेविगेशन के लिए भी आपको हैंड का साइन देगा, और इमेज बटन कहता है कि नॉर्मल बटन की तरह ही रहेगा लेकिन उसके ऊपर आप एक पिक्चर भी रख सकते हो, इसीलिए इसका नाम इमेज बटन। कई बार देखते हैं आपकी वेबसाइट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, लुक एंड फील उसका अच्छा होता है, बटन भी अट्रैक्टिव दिखता है। रीज़न उसका यही है कि बटन के ऊपर जो है फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि भाई बटन कंट्रोल होता क्या है, ठीक है, डिटेल में थोड़ा। द बटन कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए पुश बटन, ठीक है। यूज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने का ऑप्शन है। यूज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी टू चेंज द टेक्स्ट ऑन द बटन कंट्रोल। अगर आप बटन के ऊपर की टेक्स्ट वैल्यू जो डिस्प्लेइंग वैल्यू है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, उसे आप यूज करके बटन की टेक्स्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बटन की बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया जा सकता है। अगर मैं थोड़ा देर में बटन दिखाऊं, बट उससे पहले मैं लिंक बटन और इमेज बटन का भी डेफिनेशन लिख देता हूं एक एक लाइन, फिर मैं आपको तीनों बटन को दिखाता हूं, उसके प्रॉपर्टीज को भी शो करता हूं और उससे प्रैक्टिकली भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। तो बटन के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो है वो है लिंक बटन। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, प्रैक्टिस इसके बाद करिएगा। लिंक बटन जो है डिस्प्लेज द बटन लाइक ए हाइपरलिंक। जैसा कि मैंने बताया कि एक बटन की तरह ही दिखता है लेकिन इसमें हाइपरलिंक का एक ऑप्शन आता है, यानी जैसे ही आप माउस लेके जाओगे तो होगा क्या, वहाँ पे हैंड का साइन आएगा। और हम सभी को पता है कि अगर किसी भी वेब पेज पे अगर हैंड का साइन दिख रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे नेविगेशन हो सकता है। नेविगेशन मतलब व्हाट, यू कैन मूव फ्रॉम देयर टू एनीवेयर, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं या जो भी पेज सोर्स डाला हुआ है। सोर्स टू टारगेट नेविगेट करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसे नेविगेशन कहा जाता है, जिसे हम हाइपर लिंक के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, लिंक बटन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं और नेविगेशन कंट्रोल के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सारे नेविगेशन कंट्रोल है उसके थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले लिंक बटन डिस्प्ले द बटन लाइक हाइपर लिंक, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यूज द, इसमें भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि नॉर्मल बटन में हमने क्या कहा कि अगर आप उसकी टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे आप जाओगे उसके प्रॉपर्टी में और टेक्स्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है।
दो तरीका होता है टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करना, आप सोर्स कोड से भी चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज में जाकर के भी चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीका आज आपको बताया जाएगा। लिंक बटन भी बिल्कुल उसी बटन की तरह उसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो जो सेकंड लाइन होगा वो ऑलमोस्ट सेम लाइन होगा। यूज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट का यहाँ पे टी कैपिटल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में भी टी कैपिटल लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगा सी शार्प के बटन का टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसका टी जो होगा वो कैपिटल होगा। उसे अगर स्मॉल में रखेंगे तो एरर दे देगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टू टेक्स्ट द यूज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी टू चेंज द यूज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी टू चेंज द लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट कहने का मतलब लिंक बटन टेक्स्ट जो है उसे आप चेंज करने, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने लिंक बटन का, ऊपर में जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होता है उसके लिए आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाकर के चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड बटन है दैट इज कॉल्ड इमेज बटन। जैसा कि इसका नाम है, इमेज बटन क्या करता है कि इमेज बटन प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसोसिएटिंग एन इमेज विद द बटन using the image URL property। इमेज URL यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना बटन का, उसी तरह से इमेज URL भी एक प्रॉपर्टी है। बट ध्यान रहे सी शार्प क्लास के नाम, सी शार्प के जो क्लास के नाम होते हैं, प्रॉपर्टी के नाम होते हैं, वो प्रॉपर केस में आते हैं। आप लोगों ने सी शार्प में पढ़ा होगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे, मैं प्रॉपर्टीज की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप गेटर सेट यूज करते थे, वहाँ पे आपको याद होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो, कि प्रॉपर्टी का नाम जो सी शार्प में होता है और क्लास का नाम जो होता है वो हमेशा प्रॉपर केस में होता है। प्रॉपर केस का मतलब क्या है कि अगर कोई दो वर्ड से नेम बना हुआ है तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। सो दिस केस इज कॉल्ड प्रॉपर केस। ठीक है, सेंटेंस केस किसको कहते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। ठीक है, कैमल केसिंग किसको कहते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से सारे केसेस को आप लोग को बारीकी से जानना होगा, पहचानना होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये बटन कैसा दिखता है, लिंक बटन कैसा दिखता है, इमेज बटन कैसा दिखता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, इसका डेफिनेशन तो समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं साइड में विजुअल स्टूडियो खोल दिया हूँ और मैं आपको दो तरीके से बटन लेकर के दिखाता हूँ। ये मैं आपके सामने, चलिए जो पहले से वेब फॉर्म एडिट था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने एक बार फिर से ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई वेब फॉर्म ऐसे ऐड होता है। तो ये इंटरफेस तो आप सभी को पता है भाई कैसे खुलता है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किया है और इसके बाद ASP.NET वेब फॉर्म को सिलेक्ट करके और वेब फॉर्म टेम्पलेट लिया है, इसीलिए इसके जो करस्पॉन्डिंग कुछ फोल्डर्स वगैरह हैं वो आ गए हैं। अगर आप एम्प्टी लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स जो दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, बस इतना ही अंतर होता है। अब आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि अगर कोई नया आइटम ऐड करना हो या ऐड न्यू आइटम करना हो तो सिंपल आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करते हैं। ऐड न्यू आइटम मीन्स व्हाट, यू वांट टू ऐड सम प्रोडक्ट, यू वांट टू ऐड सम आइटम्स फ्रॉम .NET फ्रेमवर्क। एग्जिस्टिंग आइटम मीन्स व्हाट, you want to add item, you want to add any things, you want to add images, you want to add classes from your local system। ठीक है, मतलब सिस्टम से अगर आप कुछ ऐड करते हो, यानी आपके अपने कंप्यूटर से कुछ चीज़ें उठाते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो एग्जिस्टिंग पे जाओगे। और .NET फ्रेमवर्क से अगर कुछ चीज़ आपको लेना है, .NEट फ्रेमवर्क के टेम्पलेट से अगर आपको कुछ लेना है या .NEट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी से कुछ लेना है तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, न्यू आइटम। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक वेब पेज चाहिए, वेब फॉर्म चाहिए, तो वो तो मुझे लोकल सिस्टम पे मिलेगा नहीं, तो मैं ASP.NET फ्रेमवर्क से लूँगा। तो चलिए मैं ASP.NEट फ्रेमवर्क से ले रहा हूँ और उसके लिए मुझे न्यू आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट आ गया, ढेर सारा टेम्पलेट है ASP.NEट का, ऐड न्यू आइटम का आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, वेब फॉर्म चाहिए। लैंग्वेज में ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ C#, क्योंकि C# के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे C# को यूज करके। अब वेब फॉर्म सिलेक्ट किया, विजुअल C# यहाँ पर सेलेक्टेड दिख रहा है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन आप सभी को पता है ASP.NET का एक्सटेंशन SPX होता है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ फर्स्ट वेब फॉर्म। आपकी मर्जी, आप कैसे भी रख सकते हैं, बस ध्यान ये रहे कि फॉर्म का जो नाम है, चूंकि C# है तो उसे आप प्रॉपर केस में ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है एक क्लास है।
अभी जस्ट मैंने बताया सी शार्प में क्लास का नाम प्रॉपर केस में होता है। तो फॉर्म क्या है, वेब फॉर्म क्या है, एक क्लास है। क्लास सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और मेथड बनाते हो। वेब फॉर्म भी क्लास है, यहाँ पे भी मेथड दिखेगा आपको, यहाँ पे वेरिएबल दिखेगा, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ होगा, बट ग्राफिकली होगा। अंतर बस इतना ही है। सी शार्प में क्या था, करेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग बनाते थे। इसके बाद विंडो को यूज करके GUI एप्लीकेशन बनाए। अभी भी हम लोग GUI बना रहे हैं, लेकिन ये वेब ब्राउजर पे रन करेगा। जो विंडो बेस्ड बनाए थे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन था, वो डेस्कटॉप पे रन होता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, वेब फॉर्म सिलेक्ट किया। ये वेब ब्राउजर पे आपको दिखेगा इसका रिजल्ट, और इसका नाम क्या रखा है, फर्स्ट वेब फॉर्म .spx। लेट्स ऐड करते ही आपको बिल्कुल HTML फाइल की तरह एक फाइल ऐड होता है, लेकिन HTML फाइल और सर्वर साइड फाइल यानी SPX फाइल में अंतर क्या है मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके जो रनएट इक्वल टू सर्वर और ID एट्रीब्यूट जो होता है ये कंपलसरी होता है। अगर ये दोनों एट्रीब्यूट में से कोई भी एक एट्रीब्यूट अगर आपका मिस कर जाएगा तो वो सर्वर साइड कंट्रोल नहीं कहलाएगा। इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि चलिए सबसे पहले बटन कंट्रोल दिखाते हैं। 2 तरीके से आपको बताया था मैंने बटन कंट्रोल लेना। तो सबसे पहला तरीका जो आसान तरीका है या फिर जो थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, पहले वही कर लेता हूँ। जैसे खुद से अगर आपको बटन बनाना होगा तो आप यहाँ पे ASP प्रीफिक्स यूज करोगे। ठीक है, अगर आपने PHP के अंदर कोई कोडिंग किया होगा या PHP का जानकारी होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज होता है। ASP.NET क्या कहता है, जावा का JSP क्या कहता है, JSP एंगुलर से स्टार्ट होता है, वो JSP से बंद होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ASP से स्टार्ट होगा, ASP टैग से ही स्टार्ट होगा। जितने भी ASP.NET के सर्वर साइड कंट्रोल्स हैं या ASP.NET के अंदर जो भी कंट्रोल्स या एलिमेंट्स या टैग्स जो लेने वाले हैं वो सब के सब ASP से स्टार्ट होगा। कोलन आपको डालना होगा, इसके बाद जो कंट्रोल आपको लेना है उसका नाम लिखना होगा, ID इसके बाद उसको स्पेसिफाई करना है क्योंकि ID बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं BTN1 जो ले रहा हूँ दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि कोई एक नाम, आइडेंटिफायर का हमने डेफिनेशन दिया था, आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, प्रॉपर्टी, वेरिएबल का जो नाम आप डिफाइन करते हो उसी नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। और इन सब सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग नेम लेते हैं उसके भी रूल्स भी लिखवाए गए हैं कि उस नेम को आप रिजर्व कीवर्ड के नेम को नहीं ले सकते हो। रिजर्व कीवर्ड कहने का मतलब वर्ड कि ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है वैसे वर्ड्स को आप नहीं ले सकते उसके अलावा। तो मैंने BTN1 लिया है जो एक यूनिक नेम है जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं बट जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है उसे आपको लेना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ID हमने लिया, रनएट इक्वल टू सर्वर हमें लेना होगा क्योंकि इस बटन को मैं सर्वर तक यूज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने अभी आपको जस्ट थ्योरी में लिखवाया था कि अगर आपको इसकी टेक्स्ट वैल्यू आपको दिखानी है, अगर आप इतना सिर्फ रन कराओगे तो बटन का टेक्स्ट वैल्यू नहीं दिखेगा, डिस्प्ले ही नहीं दिखेगा। तो इसके लिए टेक्स्ट T एज ए कैपिटल और टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे इसके बाद जो वैल्यू आप डालोगे ये वैल्यू जो है आपको बटन पे दिख जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे दिख जाएगा, बटन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बटन, हमारा नॉर्मल बटन है। अब मैं इसकी डिज़ाइन भी से बटन को देख सकता हूँ, मुझे यहाँ पर रन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फीचर है ASP.NET का कि बिना रन किए भी आप उसके डिज़ाइन को देख सकते हो। तभी आप देख सकते हैं ये बटन है, इसकी ये डिज़ाइन। ये बटन में हम क्या लिखे थे, क्लिक मी। ठीक है, ये बिल्कुल ड्रैगेबल है, आप ड्रैग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर आपने यहाँ पे ड्रैग किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका डिज़ाइन होगा आपके सोर्स पेज में बन गया होगा। यानी खुद ब खुद एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल ले लिया होगा, उसके हाइट विड्थ के पिक्सल्स वगैरह सेट कर दिए होंगे। ठीक है, ये चीज़ का फ़ायदा है। तो ये बटन आया, इसके ऊपर क्या आया, क्लिक मी लिखा हुआ। अगर मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो मैं खाली कर दूँ तो ये बटन बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। आप देख सकते हैं, देखिए हाइट विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया इसने। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी को खाली कर देता हूँ। ये पहला मेथड बता रहा हूँ आप लोग को कि बटन कैसे लिया जाता है ASP.NET के अंदर। आप देख सकते हैं BTN1 बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सिर्फ ID डिस्प्ले लेंगे, जब रन करोगे तो ये ID भी गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी आपको जो बटन दिखेगा वो विदाउट टेक्स्ट दिखेगा, यानी टेक्स्ट की वैल्यू जो हमने रखा था वो तो हटा दिया है। बट रनएट इक्वल टू सर्वर लगाना जरूरी है क्योंकि अगर आप उससे हटाओगे तो देखना क्या प्रॉब्लम होगा।
अभी फिलहाल मैं इसको रन करा रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि अभी आउटपुट में क्या आ रहा है। ये वेब ब्राउज़र पर रन हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट नंबर जनरेट किया है 52999 लोकल होस्ट। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता ही है इंटरनल क्या क्या प्रोसेस करता है। सारे प्रोसेस में आपको पहले लिखवा चुका हूँ। क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन करने में इसको कहाँ कहाँ जाना होता है, सारी चीज़ें आपको लिखवा चुका हूँ। सिक्योरिटी के मामले में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सिक्योरिटी में .NET ठीक है बट थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसे धीरे धीरे फिर आगे MVC में इसीलिए शिफ्ट किया गया था कि सिक्योरिटी भी दे और टाइम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये देखा आपको बटन दिख गया, लेकिन बटन में कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी हटा दिया था। अगर मैं जैसे यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी लेता हूँ, वापस ये कोड पे जा रहे हैं, दिस इज द विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे वो फीचर नहीं है, आप लोग को कोर में वो फीचर मिलेगा। साथ साथ में हॉट रन कहते हैं उसको। हॉट रन का मतलब ये होता है कि अगर आपने सोर्स कोड में कोई चेंज किया तो उसके रिजल्ट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जबकि ASP.NET ये फीचर नहीं देता है। मैं यहाँ पे एक बार यूज़ करके देख लेता हूँ, शायद नए विजुअल स्टूडियो में आए होंगे फीचर, बट एक बार टेस्ट करना चाहिए। चलिए क्लिक में लिखा मैंने, सेव किया। सेव करने के बाद इसे रीलोड करना हो, ठीक है। रीलोड करने के बाद ये आउटपुट आ गया है, ठीक है। लेकिन हॉट रन में फीचर क्या है? रिएक्ट वाला फीचर है। जैसे ही आप सेव करोगे आउटपुट आपको साथ साथ दिख जाएगा। वो आपको कोर में ऐसा फीचर मिल जाता है। ASP.NET में MVC में क्या है, रिलोड करना पड़ता है। तो टेक्स्ट लगाया, वापस ये वैल्यू आपको दिख गया। फिलहाल आपको क्या दिखा? एक बटन कंट्रोल जो काम क्या करता है, पुश का काम करता है, क्लिक इवेंट परफॉर्म करता है। और उसके ऊपर क्या दिख रहा है? एक टेक्स्ट मैसेज, एक टेक्स्ट वैल्यू, क्या लिखा हुआ है? क्लिक मी। एक बटन हमने बनाया आपको टैग ले करके, हमने खुद से इसको डिफाइन किया। मुझे अगर बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने हो, इतना मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अगर आप बिगिनर हैं, आप लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके लिए भी उपाय है, ठीक है। बट ये चीज़ आप लोग को MVC में नहीं मिलता है, आगे जाके कोर वगैरह में नहीं मिलेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर्स फैसिलिटी को हटा दिया गया है और लाइटवेट बना दिया गया है। क्योंकि जो टूलबॉक्स हैं, टूलबॉक्स देखिए पॉजिटिव क्या दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर तो दिया, लेकिन ये भी तो है नेगेटिव में ये भी तो लाया कि भाई टाइम कंज्यूम करेगा, मेमोरी ज़्यादा लेगा। ऑब्वियस बात है, इतने हैवी कंट्रोल्स हैं तो मेमोरी तो लेगा ही ना, टाइम तो कंज्यूम करेगा ही, राइट। तो चलिए मैं यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ। बट उससे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उससे पहले बताना ये चाहूँगा कि आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप सोर्स और डिजाइन पेज में कर सकते हो। ASP.NET के 3 व्यू होता है, 3 व्यू या नहीं कह लो, 4 व्यू कह लो आप। 4 व्यू कैसे भाई? एक तो सोर्स भी हो गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है पाठशाला, यूट्यूब पाठशाला पे, आपका सुपर पाठशाला पे यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड हो जाएगा। एक तो ये सोर्स व्यू है, देखिए यहाँ पे सोर्स सेलेक्टेड है। दूसरा स्प्लिट व्यू, जिसमें सोर्स और डिजाइन दोनों दिखता है। तीसरा डिजाइन व्यू, जिसमें सिर्फ डिजाइन दिखता है। और चौथा कोड बिहाइंड व्यू। ये देखिए टोटल 4 व्यू हैं। अब इस 4 व्यू में से कोड बिहाइंड व्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर नहीं है, क्योंकि भाई ये C# का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपके किसी टूलबॉक्स को नहीं समझता है। ये टूलबॉक्स के देखिए फीचर यहाँ से गायब हो गया। ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप कोड बिहाइंड वाले लैंग्वेज में आओगे, यानी कोड बिहाइंड वाले पेज में आओगे, तो टूलबॉक्स गायब हो जाएगा। देखिए टूलबॉक्स का ये जो है डायलॉग दिख रहा है, बट उसके सारे टूल गायब हैं। कहीं दिख रहा है आपको कोई कंट्रोल दिख रहा है? मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, सिर्फ टूलबॉक्स के डायलॉग दिख रहे हैं, बाकी डिसेबल है। यानी सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे आप ASP.NET के कोड बिहाइंड में जाओगे तो टूलबॉक्स का जो फीचर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसके डिजाइन व्यू, सोर्स व्यू या स्प्लिट व्यू में जाऊंगा ना, वापस ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। दिस टाइम आई एम इन डिजाइन व्यू। जैसे मैं जाता हूँ व्यू टूलबॉक्स, ये देखिए सारे टूलबॉक्स आ गए जो हिडन थे। सोर्स में जाऊंगा, ये देखिए सारे टूलबॉक्स आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट में जाऊंगा, यहाँ पे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ASP.NET के टोटल कितने व्यू हैं? 4 व्यू है। कौन कौन? डिजाइन, स्प्लिट, सोर्स और कोड बिहाइंड। तो टूलबॉक्स आपको किस व्यू में अवेलेबल नहीं होगा? कोड बिहाइंड व्यू में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो C# का लैंग्वेज है वो कोड बिहाइंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड बिहाइंड।
कोड बिहाइंड करने मतलब व्हाट, ASP.NET का आपने फॉर्म बना लिया, ग्राफिकली डिजाइन कर लिया, लेकिन इसका बैकएंड की कोडिंग जो है वो C# करेगा। यहाँ से सारे कंट्रोल्स को एक्शन परफॉर्म कैसे करना है, कहाँ से कहाँ डेटा भेजना है, उसकी लॉजिक तो C# लिखेगा ना। तो चलिए आपको बताते हैं। एक तो बटन मैंने बताया आपको सोर्स से लेकर के, दूसरा मैं डिजाइन से लेकर के एक बटन आपको बताता हूँ। ये सोर्स हो गया, अब मैं डिजाइन से लेकर बताता हूँ। जैसे डिजाइन से मुझे लेना हो तो सीधा मैं यहाँ से क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे बटन सर्च करूँगा, यहाँ से लिखूंगा बटन, ये आ गया। ठीक है, आप इसे भी चाहो तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो खींच करके ऐसे, बट ऐसे करना नहीं है। आप लोग सिर्फ बता रहा हूँ कि ड्रैगिंग यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है क्योंकि अननेसेसरी स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा जो आपके कोड को और भद्दा कर देगा। क्योंकि इसकी अगर डिजाइनिंग होगा तो प्रॉपर तरीके से होगा, कस्टम CSS का फाइल बनाया जाएगा, फिर हर बटन को बाइंड किया जाएगा, और उतना करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का ज़माना है भाई, क्लास यूज कर लेंगे, प्रॉपर अच्छा बटन मिल जाएगा राउंडेड शेप में, है ना, रेक्टेंगल शेप में, बॉर्डर शेप में, जैसा शेप में बटन चाहिए लुक एंड फील के साथ बढ़िया मिल जाएगा। सीडियन लिंक यूज़ कर लो। ठीक है, उसे सर्वर साइड बनाने के लिए हमें को पता है क्या करना है भाई, ID दे दो, रन = सर्वर दे दो। तो ये चीज़ आप लोगों को दिखा। अच्छा, मैंने एक थ्योरी में एक लाइन लिखवाया था कि इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे तो आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया यहाँ से बटन को, तो इसके टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे तो अपने आप आ रहा बाय डिफ़ॉल्ट बटन। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो इसके सोर्स में भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे आके। और दूसरा, इस पर राइट क्लिक करोगे बटन पे, यानी जिस भी कंट्रोल के प्रॉपर्टी को साथ अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो उस कंट्रोल पे, पर्टिकुलर कंट्रोल पे राइट क्लिक करना होगा। और करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज विंडो खुल करके आ जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टीज विंडो, राइट साइड में है। इसे आप लेफ्ट में ले सकते हैं, सेंटर में ले सकते हैं, बट राइट साइड ही थोड़ा ठीक रहता है, कंफर्टेबल है। लेफ्ट में टूल बॉक्स है, सर्वर एक्सप्लोरर है, राइट में प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो जो है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट को कंटेन किए हुए है, और भी प्रोजेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, और भी आइटम्स ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में क्या है, सारे कंट्रोल्स के जितने भी कंट्रोल्स हैं, वेब फॉर्म है, वो सब की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसी के अंदर इवेंट भी है, इवेंट वगैरह भी आपको दिखाया जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या है, टूल बॉक्स है और सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर का यूज़ कब हम लोग करेंगे, जब लोकल डेटाबेस के साथ अगर आप अपने ASP.NET पेज को कनेक्ट करोगे तो यहाँ से डेटा कनेक्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन करके आप SQL के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2-3 टूल बॉक्सेस की डायलॉग बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट इधर ओपन करवाया है और 2-3 डायलॉग बॉक्स इधर ओपन करवाया है, ताकि आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरह जो है ध्यान बना रहे। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भाई इस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, सोर्स से अगर हमको चेंज नहीं करना है, प्रॉपर्टी में जाए करना है, तो कैसे करेंगे। सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, देखिए प्रॉपर्टी विंडो खोल करके आ गया, और ये आपके सामने टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि C# का प्रॉपर्टी होगा जो प्रॉपर केस में होगा, तो हर एक प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे प्रॉपर केस में है। टेक्स्ट तो चलो एक वर्ड के बना हुआ है ना जी, 4 कलर को देखो, आप लोग को दिख रहा होगा, 4 कलर 2 वर्ड से बना हुआ है तो 4 का F कैपिटल है, कलर का C कैपिटल है। CSS क्लास 2 वर्ड से बना हुआ है तो CSS का C कैपिटल है, क्लास का C कैपिटल है। बैक कलर का B कैपिटल है, कलर का C कैपिटल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर केस में है, क्योंकि ये सब सारे प्रॉपर्टी के नेम है, और हम सभी को पता है कि C# में प्रॉपर्टी के नेम और क्लास के नेम प्रॉपर केस में ही होते हैं। तो .NET ने ऐसा बना के रखा है और यूजर को भी प्रॉम्प्ट करता है कि अगर आप इस तरीके के रूल्स को फॉलो करते हो तो आगे आपके लिए ठीक रहेगा। डेवलपर के साथ काम करने में कंफर्टेबल आप भी रहोगे और आपके साथ जो काम कर रहे होंगे वो भी रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे बटन का नाम देते हैं कुछ भी, जैसे शो करंट डेट, या सिर्फ करंट डेट लिख देते हैं। अगर आप दिखाना चाहो करंट डेट, तो मैं यहाँ पे बटन का टेक्स्ट वैल्यू क्या लिखा, करंट डेट। ठीक है, तो मैं बटन पे क्लिक करूँ, करंट डेट ये दिखा दे। कहाँ दिखा दे ये तो आगे हम इसको प्रोवाइड करेंगे भाई, प्लेस की कहाँ आपको दिखाना, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लास है और स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से बताना होता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जो डेवलपर हैं वो समझ नहीं पाते, फिर उनको ज़्यादा दिक्कत होता है बनाने में एप्लीकेशन को। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो, है ना, स्टार्टिंग। इसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो खुद ही आप लोग एक्सपर्ट हो जाइएगा, फिर कर लेगा फास्ट सारा काम। तो चलिए ये बटन है, और इस बटन के अंदर मैं क्या करना चाह रहा था, हाँ, इसके सोर्स में गया
और मैंने क्या कहा था कि आईडी और रनेट, ये दो जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो ASP.NET कंट्रोल्स के लिए ये काफ़ी कंपलसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रनेट इक्वल टू सर्वर को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखने के लिए देखिए, हटाते ही ये वार्निंग शो कर रहा है। क्या कह रहा है, बटन इज मिसिंग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट रनेट। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आपने रनेट हटा दिया तो भैया ASP.NET का जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज है कि आपका ये जो कंट्रोल है HTML कंट्रोल है कि ASP.NET कंट्रोल है, क्योंकि आपने लगा रखा है यहाँ पे ASP, यानी उसको बता दिया कि ASP.NET कंट्रोल है, कि रनेट तो आपने लगाया ही नहीं। अभी IIS पे कैसे जाएगा, IIS सर्वर के अंदर कैसे एग्जीक्यूट कराएगा, अपनी बिहेवियर को कैसे परफॉर्म करेगा, यस या नो। तो रनेट इक्वल टू सर्वर लिखना मत भूलना। ऐसे रनेट इक्वल टू सर्वर जो है वो तो लिखा हुआ चला आता है बाय डिफॉल्ट अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो, लेकिन कई बार अगर इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि भाई बिना ड्रैग एंड ड्रॉप को आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एक बटन लेना है, ऐसे तो पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर पूछ दिया बाई चांस और नहीं भी पूछा तो नॉलेज के लिए आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई चलो अगर हम टूल बॉक्स से नहीं ले रहे हैं तो खुद से क्या लिख सकते हैं, है ना। तो जब खुद से लिखिएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रनेट इक्वल टू सर्वर जो है लिखना जरूरी है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए मैं आईडी को हटाता हूँ। आईडी को हटाने के बाद वार्निंग वगैरह तो नहीं आया, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होगा कि आप इस बटन को यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए यूज नहीं कर सकते कि भाई बटन की आईडी मतलब व्हाट, जैसे एक बच्चा बोर्न हुआ तो उसकी नाम देना जरूरी है ना। अब उस बच्चे को कोई नाम ही नहीं है तो सुनेगा कहाँ से, है ना। तो उसी तरह से कोई भी कंट्रोल्स वगैरह जब आप लोग बनाते हो ASP.NET के अंदर तो उसका एक नाम डिफाइन करना होता है, और ASP.NET में उसे बेसिकली आईडी से जाना जाता है। और आईडी वैल्यू जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक करने का मतलब कि ऊपर में अगर आईडी हमने btn1 दिया तो दोबारा अब इसी क्लास के लिए, किस क्लास के लिए, फर्स्ट वेब फॉर्म क्लास की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोग से बता चुका हूँ कुछ जो वेब फॉर्म होता है, वेब पेज होता है, एक क्लास होता है। तो ऐसे केस में इस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, किस क्लास की, फर्स्ट वेब फॉर्म क्लास की। इसके अंदर आप btn1 दोबारा नहीं ले सकते। C# में भी ऐसा पढ़ाया गया था कि एक बार अगर आपने वेरिएबल num1 बना दिया तो वापस आप num1 को डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम क्लास के लिए। समझ गए। देखिए वार्निंग आ गया, क्योंकि अब जो है ना, अब यहाँ पे ASP.NET का जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज है कि भाई ये दोनों नाम है, किसको कॉल करेंगे। btn1 को कॉल करोगे तो भैया पहला बटन भी एक्टिव रह जाएगा और दूसरा भी एक्टिव रह जाएगा, दोनों को दोनों कंफ्यूज, एम्बिग्युइटी रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे नहीं कर सकते आप, हमेशा एक यूनिक नाम देना होगा। वैसे btn1 उसका नाम है तो इसमें btn_1 लगा दो, ये यूनिक नेम हो जाएगा। btn2 लगा दो, एक यूनिक नेम हो जाएगा, लेकिन सेम नहीं देना है। ये रूल्स तो हम लोग C# से पढ़ते आ रहे हैं कि मेथड अगर सेम बन गया तो उसी नाम का मेथड बनाने के लिए अलाउ तो है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन वहां पे उसकी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग होना चाहिए, डेटा टाइप अलग होना चाहिए, तभी ना एक से ज़्यादा सेम नाम का फंक्शन को एक ही क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। अगर सारा चीज़ सेम है तब तो नहीं लेगा, फिर कंपाइलर C# का कंपाइलर जो रिफ्यूज हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आईडी अगर btn1 दे दिए तो दोबारा btn1 नहीं दे सकते हैं। ये बटन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई बटन कैसे परफॉर्म करता है। तो मैंने एक बटन लिया था भाई करेंट डेट को दिखाने के लिए। चलिए वापस डिज़ाइन व्यू में चले जाता हूँ और यहाँ पे करेंट डेट को मुझे दिखाना है। अब ये बात है वो दिखाएंगे कहाँ, तो चलो फिलहाल अभी 2 प्लेस बता दें जहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं। बेसिकली ऐसे तो आप जहाँ लेके जाना चाहो वैल्यू लेके जा सकते हो, डेटाबेस के अंदर तक भी लेके जा सकते हो, क्योंकि आखिरी एंड तो वही ना है डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेब फॉर्म पे ही दिखाते हैं, फिर लेवल पे दिखा देते हैं। वेब फॉर्म को दिखाना होगा तो क्या लिखना होगा, यहाँ पे इसके डबल क्लिक करिएगा। कोड बियॉन्ड जाने के लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक। ऐसे तो कोड बियॉन्ड पहले से खुला हुआ है, लेकिन अगर आपने खोल के नहीं रखा पहले से तो बटन पे क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस बटन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि भाई 2 बटन है तो किस पे डबल क्लिक करें, तो जिस पे एक्शन परफॉर्म करना, जिस पे आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट हमें किस पे चाहिए, करेंट डेट पे चाहिए। डबल क्लिक किया और ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग इवेंट हैंडलर
ओपन हो गया, आ गया। अब कहोगे ये क्या है, बिल्कुल मेथड की तरह दिख रहा है। प्रोटेक्टेड इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, वॉइड रिटर्न टाइप है, बटन वन क्लिक इसका नाम है, और ये दो आर्गुमेंट जो बाय डिफॉल्ट बन के आ रहे हैं, जो विंडो एप्लीकेशन में भी आता था, एक है आपके रिक्वेस्ट सेंडर और दूसरा है हैंडलर। तो यहाँ पे हैंडलर कौन है, ये, और सेंडर कौन है, ये। यानी जैसे आप बटन क्लिक करते हो तो ये हैंडल करता है, और उसके एक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हैंडल करता है और आपको देता है वो कौन देता है, इवेंट आर्क्स। हालांकि ई की जगह ई1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंडर की जगह सेंडर 1 लिख सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डेटा टाइप जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है, आप सभी को पता है सी शार्प में पेरेंट टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ऑब्जेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। यानी किसी भी टाइप का अगर रिक्वेस्ट आएगा, किसी भी टाइप का अगर एक्शन जनरेट होगा, तो ऑब्जेक्ट टाइप जो है इट इज कंफर्टेबल टू हैंडल ऑल टाइप। समझ गए, इसीलिए ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लिया गया। इवेंट आर्क्स क्या है, एक एरे है मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, एक एरे है जो आपके रिक्वेस्ट हैंडल कर लेता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जरूरत पड़ने पे आपको रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, ये रिटर्न टाइप के साथ आप लोग पहले से फेमिलियर हैं, रिटर्न टाइप देना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन प्रोटेक्टेड होता क्या है इसके बारे में सी शार्प के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हुआ पड़ा है कि प्रोटेक्टेड अपने क्लास, अपने पैकेज के चाइल्ड क्लास और दूसरे पैकेज के भी चाइल्ड क्लास तक एक्सेस होता है। इसके बारे में जानकारी हम लोग को पहले से है। तो ये बटन का इवेंट हैंडलर और ये रहा कर्सर ब्लिंक। इससे आपको ये पता लगाना होगा कि हम उसी बटन पे कोड करना चाहते हैं, यानी कोड बिहाइंड। इस बटन का कोड बिहाइंड क्या हुआ, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस और ये इसका कोड बिहाइंड हो गया। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पे मत लिखना, यहीं पे लिखना। यही मेथड है आपका लॉजिक लिखने का। क्या लिखना है, मुझे वेब फॉर्म पे दिखाना है करंट डेट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट। जैसे सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लिखते थे, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते थे, और वहाँ पे कंसोल प्रिंट करने के लिए ASP.NET में क्या लिखना होता है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। ये क्या दिखाएगा, आपका वेब पेज पे दिखा देगा। भाई मुझे करंट डेट चाहिए तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्टेड स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें मुझे डेट चाहिए ना, राइट। अभी सिर्फ डेट दिखाएगा, करंट डेट है ना। कहाँ पे दिखाएगा, वेब फॉर्म पे। रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या करता है, आपके वेब फॉर्म पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे इसका रिजल्ट आता है। जब आप रन करते हैं, बटन क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करने के बाद एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होने के बाद इवेंट जनरेट होगा, इवेंट जनरेट होने के बाद आपके इवेंट को हैंडल किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट जो है वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने रन किया, रन करने के बाद बटन क्लिक करूंगा, अभी ये पेज लोड हो रहा है, लोड होने के बाद रेंडर करेगा, रेंडर करेगा तो आपको बटन दिख जाएगा। अभी ये पेज लोडिंग प्रोसेस में है। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है IIS का नॉट रिस्पॉन्डिंग का, कई बार IIS सर्वर आपका बिजी रहता है। ठीक है, अब ये बटन आ गया हमारे पास, यानी रिक्वेस्ट रेंडर हो गया है। लेकिन इसके बाद भी हम क्या करना चाहते हैं, बटन क्लिक करके फिर से एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं सर्वर के पास। पहला तो पेज गया सर्वर के पास और वापस आया बटन ले करके हमारे लिए, लेकिन अब बटन क्लिक करेंगे तो फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगा ना कि भाई तूने बटन तो दे दिया, लेकिन किस काम का दिया, हमें तो क्या चाहिए, करंट डेट चाहिए ना। तो फिर से यहाँ बटन प्रेस करोगे, एक नया रिक्वेस्ट जाएगा, कहाँ पे, IIS के पास, और इस रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आउटपुट दिया जाएगा जो यहाँ पे आ गया, आज की तारीख। ठीक है, तो ये तो वेब फॉर्म पे दिख गया रिस्पॉन्स डॉट राइट से। अगर आप चाहते हैं कि लेबल पे हम यहाँ पे लेबल रखें और यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, आप इसे अलर्ट वगैरह भी दिखा सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है भाई कहाँ लेके जाना है। मैं लेवल पे दिखाने के लिए क्या करूँगा, एक लेवल कंट्रोल चाहिए होगा उसके लिए, तो लेवल कंट्रोल में यहाँ पे ले लेता हूँ। लेवल कंट्रोल क्या, डिस्प्लेइंग कंट्रोल है। कोई इन्फॉर्मेशन को अगर आप डिस्प्ले कराना चाहें तो उसके लिए लेवल कंट्रोल ले सकते हैं, ए। यस, इसे भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी में जाइएगा, मान के चलिए मुझे इसका 4 कलर चेंज करना है, ये रहा 4 कलर मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। इसकी फ़ॉन्ट साइज मुझे चेंज करना है, बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट तो यहाँ पे चला गया और बोल्ड कर दिया ट्रू। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, इस लाइन को कमेंट मारूंगा और नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा लेबल, उसकी ID जो भी होगा बाय डिफॉल्ट लेबल 1 है, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू
यहाँ से इसकी कोड को कॉपी करूँगा और इस कोड को असाइन कर दूंगा लेबल के लिए। यस, अब रन करने के बाद बटन क्लिक करूंगा तो रिजल्ट जो है वेब फॉर्म पे नहीं लेबल पे आएगा। लेबल जहाँ पे भी हो, बटन के नीचे हो, बटन के साइड में हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि मैंने ब्रेक लाइन लगाया तो बटन के साइड में आएगा, नीचे वाले बटन के साइड में आना चाहिए। और अगर ब्रेक लाइन लगा होगा तो बटन के नीचे आएगा। ब्रेक लाइन लगाया, बटन के नीचे आया। तो चलिए यहाँ पे बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद रिजल्ट कहाँ आएगा? लेवल पे आएगा। क्या आएगा? करेंट डेट, यानी आज का डेट। ये देखिए लेवल पे आ गया। तो इस तरीके से बटन को हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है, उसके साथ चेंजेज अगर प्रॉपर्टी में करना हो तो कहाँ जाना है, सोर्स पेज में कैसे डिजाइन करना है, डिजाइन से अगर लेना हो तो कैसे करना है, क्या क्या एट्रीब्यूट आपको ध्यान देना है कि वो होना ही चाहिए, उसके बिना सर्वर कंट्रोल नहीं रन करेगा। तो ये तो बेसिक आज हमने बटन कंट्रोल बताया। इसमें बहुत सारे एग्जांपल अभी लेकर के आऊँगा। इसके बाद लिंक बटन, इमेज बटन वो भी है, चलो उसको भी देख लेते हैं फटाफट। ये पूरा सेशन में बटन कम से कम कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और ब्रेक लाइन डालता हूँ और ब्रेक लाइन डालने के बाद ASP लिंक बटन लेता हूँ। इस बार ASP लिंक बटन लिया, आईडी दिया हमने LBL BTN1, रनएट इक्वल टू सर्वर, टेक्स्ट इक्वल टू गो टू। एक लिंक देना चाहते हैं भाई, मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ और इसके लिए क्या देना है, एक इसके ऑन क्लिक पे काम करेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक पे काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गो टू पे जब रन करिएगा तो हैंड का साइन भी आएगा। एक और ब्रेक लाइन डाल देता हूँ और एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ। उससे क्या होगा, नेविगेशन के लिए हमारे साइन हो जाएगा। तो चलिए यार राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम करते हैं और ऐड न्यू आइटम करने के बाद एक नया पेज ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं सेकंड वेब फॉर्म, ताकि भाई फर्स्ट से क्लिक करके आप कहाँ जाना चाहते हो। फिलहाल तो मैं फर्स्ट पे हूँ तो मुझे सेकंड पे जाना होगा। तो सेकंड वेब फॉर्म डॉट SPX एक न्यू पेज है, बस यहाँ पे H1 टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ। तो ये हमारा सेकंड वेब फॉर्म है। ठीक है, सेकंड वेब फॉर्म है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा लिंक बटन। इसके डबल क्लिक करेंगे तो इसका कोड भी यहाँ जनरेट हो जाएगा। यस, अब मुझे जाना है सेकंड पे, तो क्या लिखना होगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट एक मेथड है सेकंड पे जाने के लिए। यहाँ पे URL डाल दीजिए। सेकंड पेज का नाम क्या है, सेकंड वेब फॉर्म, बिल्कुल एज इट इज जैसे लिखा हुआ है पूरा URL आएगा। अब क्या होगा, फर्स्ट वेब फॉर्म से सेकंड वेब फॉर्म पे आप चले जाइएगा यूजिंग लिंक बटन। लिंक बटन भी बटन की तरह ही है, काम करता है, सारा प्रॉपर्टी उसका सेम है। अंतर बस इतना है कि लिंक बटन में हैंड का साइन दिखेगा क्योंकि ये नेविगेशन को परफॉर्म करता है। जैसे इसका नाम है लिंक, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये लिंक बटन, देखिए हैंड का साइन आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, लिंक बटन हैंड का साइन आएगा। जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट वेब फॉर्म पे चले जाइएगा। ये देखिए आ गए सेकंड पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे हैं सेकंड पे चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ इमेज बटन को कैसे यूज़ करते हैं वो भी इसमें कवर ही कर देता हूँ, ताकि ये वीडियो कंप्लीट ही हो जाएगा, अच्छा सेशन बन जाएगा इसका। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ और एक इमेज बटन कंट्रोल भी ले लेता हूँ। बिल्कुल उसी तरह ASP से स्टार्ट करेंगे। इमेज बटन कंट्रोल यहाँ पे लिखेंगे। इमेज बटन के लिए यहाँ पे ले लेंगे IMG BTN1 रनएट इक्वल टू सर्वर। देखिए हर बार मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके टेक्स्ट में भी आप ले सकते हो और इसके इमेज भी ले सकते हो। तो इमेज लेने के लिए क्या मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, इमेज URL। तो उसके लिए तो इमेज चाहिए होगा ना, अभी फिलहाल तो इमेज है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल से जा करके एक इमेज निकाल लेता हूँ। ये रहा हमारा गूगल, यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे एक इमेज निकालते हैं, ASP आइकन। ठीक है, चलो कोई सा भी उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं या ये उठा लेते हैं, चलो इसी को उठा लेते हैं ना, इसको सेव कर लेते हैं। सेव इमेज एज JPG फाइल है, PNG देख लेता हूँ एक बार, PNG है। चलो इसको ना डेस्कटॉप पे ASP.NET के अंदर रख देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, img.png। डेस्कटॉप पे ASP.NET के अंदर सेव है। इसको मुझे प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। तो प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चले जाएंगे और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। और अब मुझे ऐड न्यू आइटम नहीं करना होगा, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम करना होगा, क्योंकि अब हम डेस्कटॉप से लेना चाहते हैं, अपने लोकल सिस्टम से लेना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे गए, ASP.NET पे गए और ये रहा हमारा लोगो। और इस लोगो को हम अपने बटन पे लेना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या कहा था, एक प्रॉपर्टी यूज करना होगा, दैट इज
इमेज URL और यहाँ पे एक सेकेंड, इमेज URL इज इक्वल टू, और देखिए यहाँ पे पिक URL का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे मैं पिक URL करूँगा ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैं इसके ना उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर है, ये उठा के यहाँ पर रख देते हैं, और रखने के बाद इसे उठा लेते हैं, इसे बस और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे। हाइट हमने डाल दिया 100 और विड्थ हम डाल देते हैं 150। अब आपको दिखाता हूँ ये बटन कैसा दिख रहा है इमेज का साथ। यस, दिस इज ऑल्सो ए बटन। मैं चाहता हूँ इस पर कुछ ना क्या होना चाहिए, इसमें करंट टाइम दिख जाना चाहिए, या फिर एक मैसेज दिखना चाहिए ऊपर में। यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम इमेज बटन कंट्रोल। ठीक है, बिल्कुल उसी बटन की तरह, लेकिन अंतर क्या है, इसमें पिक्चर आप लगा सकते हो। हालांकि नॉर्मल बटन में पिक्चर लगा सकते हैं, उसमें लगाने के लिए भी ऑप्शन आता है, लेकिन ये जो बटन है ये कंप्लीट इमेज बटन ही है। इसमें आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे इमेज ही लगेगा। हाँ, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ अलग बात है, लेकिन इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हैंड का साइन भी आ रहा है, जैसे क्लिक करूंगा क्या शो करेगा, वो मैसेज जो हमने लिखा था। तो इस तरीके से तीनों बटन आपको दिखाया, नॉर्मल बटन, लिंक बटन एंड इमेज बटन। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना है और इसके ऊपर आप छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। पहले तो इसकी आर्किटेक्चर को समझिए, कैसे कैसे यूज़ होता है, उसको यूज़ करिए, और सेशन को भी बार बार रिपीट करके देखते रहिए। मैं कुछ देर में इसमें तो आज कुछ नोट्स लिखवाया मैंने, और इसकी कोड को मैं कॉपी करके आपके नोट्स में डाल देता हूँ, ताकि आपके तक ये पहुँच पाए, और आपको जितना हेल्प लेना हो आप ले सकते हैं। आप लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ बटन कंट्रोल्स, बटन एंड ऑल बटन कंट्रोल्स, है ना, एग्जाम्पल ऑफ ऑल बटन कंट्रोल्स। यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद थोड़ी देर में इसको PDF बना के भेज रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, बाकी कोई डाउट होगा तो हम सुप्रो पाठशाला लैब में इसको क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।